हेलो दोस्तों, बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मनुष्य का श्वसन तंत्र। मनुष्य के श्वसन तंत्र में पहला तो आप ये ध्यान देंगे कि मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है वह कई छोटे छोटे अंगों से मिल करके बना हुआ है। कोई भी तंत्र बनेगा ना तो तंत्रों में क्या होता है कि आर्गन्स मिल करके आर्गन प्लस आर्गन प्लस आर्गन प्लस आर्गन सभी आर्गन मिल करके क्या बनाते हैं, श्वसन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। कोई भी तंत्र जो बनाते हैं ना तो उस तंत्र में क्या होता है कि आर्गन छोटे छोटे उसमें भाग लेते हैं। अब इसमें देखना बाबू ना कि ये जो हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पहले जो आप पढ़े थे उसी तरह से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब हो गया श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र का मतलब हो गया कि अगर हम और आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का मूल कारण है। मूल कारण क्या है कि सर्कुलेशन चलेगा, और सर्कुलेशन चलेगा तो हम लोगों की सभी कोशिकाओं में उसकी सप्लाई होती है ब्लड की, और ब्लड बार बार हम लोगों की कोशिका में इसलिए जाता है क्योंकि वो फूड मटेरियल और ऑक्सीजन को लेके जाता है। और कोशिका में जो कचरा बनता है, जो फीकल मैटर बनता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, वो जो नाइट्रोजनी सबस्टेंस बनता है मेटाबॉलिज्म के बाद, उसको वहां से ढो करके लाता है। जो किडनी में जाने लायक होते हैं, जो किडनी में देने लायक होता है वो किडनी में दे देता है, और जो हम लोगों के फेफड़ा में लाने लायक होता है उसको फेफड़े में ला देता है। तो बाबू देखना, जो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस हम लोग कहां से लेते हैं, नोजल पैसेज से लेते हैं। इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नाकिया का जो छेद होता है ना, ये छिद्र जो दिख रहा है आपको दो ठो, इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नॉस्ट्रिल किसमें होता है, जैसे मेढक है, हम लोगों में नोजल कैविटी होती है। अब नोजल कैविटी है, जैसे मेढक होता है ना तो उसमें नाक ऐसे दिखती नहीं है, ओकरे जो थुथुनवा उसका निकला रहता है, ऊपर का मुंह ऐसे निकला रहता है, तो उसके ऊपर ना दो ठो सुई के पिन जैसा बिल्कुल सुराख होता है, उसे नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नासा छिद्र हिंदी में बोला जाता है उसे। तो होता क्या है ना कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेंगे तो हम लोगों की ऑक्सीजन जो होती है यानी जो एयर होती है वो ये है, इसी नोजल पैसेज के माध्यम से आता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद फिर धीरे धीरे वो आएगा आपके लैरिंग्स में। अच्छा, हम लोग जो बोलते हैं ना तो हम लोगों की जो आवाज जहां से निकलती है इसे बोलते हैं कंठ। इसे बोलते हैं कंठ, जहां से हम लोगों की ध्वनि निकलती है, इसी को वॉइस बॉक्स बोला जाता है। और वही वॉइस बॉक्स क्या कहलाता है, आपका लैरिंग्स कहलाता है। तो मनुष्य जो होते हैं, जो आदमी होता है, उसमें जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि बॉक्स को क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है ना, इसी को लैरिंग्स कहा जाता है। और जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स हैं, जो चहचहाती हैं, गीत गाती हैं, तो उनमें जो आवाज निकालने वाला बॉक्स होता है ना उसे सैरिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैरिंग्स कहा जाता है। हम लोगों में क्या है, वो लैरिंग्स है। हम लोगों में लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है। अच्छा, वॉइस बॉक्स के नीचे जब ऑक्सीजन आपकी आएगी तो ये ट्रैकिया है। इस ट्रैकिया को हिंदी में वायु नली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वायु नली कहते हैं। ठीक है ना, इसको वायु नली कहा जाता है। ये ट्रैकिया है। अब इस ट्रैकिया से जो हम लोगों की ऑक्सीजन, हवा जितना भी आता है वह सब राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स में जाता है। हम लोगों के शरीर में एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है, एक दाहिने होता है, एक बाएं होता है। उसमें अंतर क्या होता है कि जो हम लोगों का हृदय है, हार्ट, वो क्या होता है कि बीच में से थोड़ा सा बाएं साइड होता है, बीच से थोड़ा सा बाएं साइड होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बाएं साइड होता है। इसलिए ये जो आपका हिस्सा है, कौन सा, लेफ्ट वाला, यानी लेफ्ट लंग्स जो आपका है ये थोड़ा सा दबा हुआ होता है। यहीं पे आपका हृदय होता है, यहीं पे। और हृदय आपका थोड़ा सा बाएं साइड होता है, बस थोड़ा सा बाएं साइड होता है। इधर वाला जो हिस्सा होता है वो कंप्लीट। अब आप ये कह सकते हैं नॉर्मली कि आपका जो राइट लंग्स होता है ना, वो राइट लंग्स थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, इतनी समझ आ रही। जो आपका दाहिना फेफड़ा है वो दाहिना फेफड़ा कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और बायां वाला क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। होता क्या है कि जो आपका हृदय होता है वो बीच में होता है, अब बीच से थोड़ा सा खिसका रहता है। किधर खिसका रहता है, बाएं साइड में खिसका रहता है, लेफ्ट साइड में खिसका रहता है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो ट्रैकिया है आपका, ये जो ट्रैकिया ऊपर से नीचे की तरफ सांस लेकर के आ रही है, हवा को लेके आ रही है बाबू ना, तो इसमें क्या होता है कि ये को दाहिने जाता है, ये को बाएं जाता है। ठीक है ना, तो जो दाहिने जाता है, जो बाएं जाता है, तो जो बाएं जा रहा है इसको कहते हैं ब्रांची। कौन सी ब्रांची, लेफ्ट ब्रांची बोलते हैं इसे। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट ब्रांची।
और जो दाहिने की तरफ जाता है इसको कहते हैं राइट ब्रांची। क्या बोलते हैं बाबू? राइट ब्रांची बोलते हैं इसको। ये वाला क्या होता है? ब्रांची होता है लेफ्ट वाला, यानी ये लेफ्ट ब्रांची है, इधर जो जा रहा है, और जो इधर जा रहा है उसको राइट ब्रांची कहते हैं। इतना क्लियर है? होता क्या है कि जब नाक से सांस आई और फेरिंग्स से लैरिंग्स से होते हुए, पहले फेरिंग्स में फिर लैरिंग्स में फिर आ गया ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद कहां जाएगा? आपके ब्रांची में जाएगा। दाहिने और बाएं दोनों तरफ चला जाएगा। दाहिने भी एक ठो फेफड़ा होता है, बाएं भी एक ठो फेफड़ा होता है। दोनों फेफड़ा में जो आपका ब्रांची जाता है वो फिर किस में डिवाइड हो जाता है? छोटे छोटे ब्रांचियोल्स में डिवाइड होता है, यानी उसकी शाखाएं बनती हैं। यानी जो ब्रांची निकलती है उसकी शाखा बनती है जिसको ब्रांचियोल्स कहते हैं। और ब्रांचियोल्स का जो टॉप पोर्शन होता है, मतलब ओकर जो पुनुई होले ना ऊपर वाला एकदम, जैसे मान ला हाई आयल तो एकर है जो पुनुई होले, हाई जो एकर ऊपर वाला किनारा होता है पुनुइया एकर, वही जब गुब्बारा जैसा छोटी छोटी बल्ब जैसी संरचना होती है हम लोगों के फेफड़ा में, जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलर सैक। इसी को वायु कोष्ठक कहते हैं। ये एल्वियोलर सैक होता है, गोल 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 दाहिने और बाएं दोनों फेफड़ा में होता है, एल्वियोलर सैक कहते हैं इसको। इतना क्लियर है ना कि सांस आई नाक से होते हुए, पहले आएगा फेरिंग्स में, फिर आएगा लैरिंग्स में, फिर आएगा ट्रैकिया में, इसे वायु नली कहते हैं। अब होता हुआ दाहिने भी जाएगा इधर और बाएं जाएगा इधर, इसको कहते हैं ब्रांची या लेफ्ट ब्रांची, और इसको कहते हैं राइट ब्रांची। ठीक है ना? अब राइट ब्रांची और लेफ्ट ब्रांची में जब ऑक्सीजन जाएगी, हवा जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है? ब्रांचियोल्स में जाता है। दोनों तरफ ब्रांचियोल्स कटे होते हैं। अब ब्रांचियोल्स का जो टॉप पोर्शन होता है, इसमें गोल गोल जो संरचनाएं होती हैं चारों तरफ से गुब्बारा जैसी लगी होती है, इसको कहते हैं एल्वियोलर सैक। हम लोगों की ऑक्सीजन आके एल्वियोलर सैक में बैठ जाती है। ठीक है ना? इस प्रक्रिया को कहते हैं सांस लेना। और जो हम लोगों के एल्वियोलर में पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, और जब बाहर जाएगी तो फेफड़ा आपका हो जाएगा खाली, और जब फेफड़ा खाली हो जाता है तो बाहर से हवा आपके अंदर चली जाती है। अच्छा, हम लोगों का फेफड़ा जो ऊपर नीचे होता रहता है वो कैसे होता है? जैसे हम का वो अपने मन से तो नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक होता रहता है, यानी स्वायत्त ऑर्गन, स्वायत्त फंक्शन है, ऑटोनॉमस फंक्शन है, वो स्वयं होता रहता है, अपने आप होता रहता है। तो अपने आप कैसे होगा कि हम लोगों का जो फेफड़ा होता है उसके नीचे एक मसल्स की पट्टी होती है, ठीक है ना, एक पटलिका होती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। यही डायाफ्राम हिंदी में तंतुपट कहलाता है, इसे हिंदी में तंतुपट कहते हैं। ठीक है? अब ये जो डायाफ्राम होता है ये जब नीचे की तरफ झुक जाता है, नीचे फैल जाता है, तो फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है, तो बाहर से हवा आके इसमें भर जाती है। क्या होता है बाबू कि जब ये डायाफ्राम नीचे जाता है, नीचे की तरफ झुकता है, थोड़ा सा डाउन होता है, तो बाहर से हवा आती है और इस फेफड़े में और इस फेफड़े में हवा भर जाती है। ठीक है ना? और उसी टाइम ब्लड आता है तो ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े में छोड़ देता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े में छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा तो ब्लड भाग के चला जाता है हार्ट में। अब होता क्या है कि डायाफ्राम एक बार फिर उठेगा, जब उठेगा तो ये जो फूला हुआ आपको पचका हुआ दिख रहा है, ये थोड़ा सा इस साइड में ऐसे हो जाता है। ठीक है ना? तो अब जो नीचे था बाबू ना, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो जो नीचे था जब ऊपर होगा तो फेफड़ा सिकुड़ जाएगा हम लोगों का, मतलब फेफड़ा का आयतन कम हो जाएगा, पिचुक जाएगा फेफड़ा। और जब फेफड़ा पिचुक जाएगा ना, तो जितना ऑक्सीजन चली गई और जितना कार्बन डाइऑक्साइड बचा था ना, वो हम लोगों के नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। ये बात आपको समझ आ रही कि नहीं? नहीं समझ आ रही? अरे यार देखो इधर, जिसे नाक से आप सांस लिए, चला गया आपके दाहिने और बाएं फेफड़े में। अब दोनों फेफड़ा में जब चला जाएगा तो एल्वियोली जो होते हैं, एल्वियोली को कहते हैं वायु कोष्ठक, उसमें जाकर के हवा भर जाती है ऑक्सीजन। और हम लोगों का जो ब्लड होता है वो आता है, इनसे मिलता है और इनको कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। लंग्स और ब्लड के बीच में गैसों का लेन देन होता है। जब गैसों का लेन देन होता है तो जो हम लोगों का ब्लड होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड लाता है और इनको दे देता है। किसको दे देता है? फेफड़ा को दे देता है, और फेफड़ा से शुद्ध ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है ना? अब फेफड़ा बेचारा ऑक्सीजन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड लेके झूल रहा है। ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों की बॉडी के लिए कंफर्टेबल गैस नहीं है, पॉइजनस गैस है, बॉडी में रहना जरूरी है नहीं। तो करता क्या है कि डायाफ्राम थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, यानी
एकदम गुंबद जैसा हो जाता है। जैसे गुंबद जैसा होगा फेफड़ा का आयतन छोटा हो जाएगा और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के फेफड़े में भरी होती है बाबू, वो नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू बाहर चली जाती है। ये हम लोगों की प्रक्रिया में यानी सांस लेने की प्रक्रिया में इसे ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना कहते हैं इसको। इस सांस लेने की प्रक्रिया होती है। अगर इसको और थोड़ा सा अगर आप डिटेल पढ़ें कि हम लोगों के शरीर में जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, जब एल्वियोली में भर जाता है तो अब एल्वियोली हम लोगों का कैसे काम करता है, जो एल्वियोली होता है वो कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसको फास्ट देखिएगा आप कि जो एल्वियोली हम लोगों का होता है वो कैसे काम करेगा। ठीक है ना। जो हम लोगों का एल्वियोली होता है उसमें जब ऑक्सीजन आकर के भर जाती है, तो जब ऑक्सीजन आके भरेगी तो उसकी जो दीवार होती है यानी उसकी वाल होती है, उसकी वाल के किनारे पर ब्लड की वेसल्स होती हैं। मान लीजिए आप इतना ध्यान दीजिएगा, जैसे फेफड़ा में छोटे छोटे गोल गोल था ना ऐसा ऐसा, इसी को हम एक बड़ा सा बनाते हैं। ठीक है ना। और एक बड़ा सा बनाते हैं ऐसे, ये समझ लीजिएगा बस। और इसमें काय आके भर गई बाबू, ऑक्सीजन। ठीक है ना। ऑक्सीजन आके भरी, अब फेफड़े में आके ऑक्सीजन भरी तो ऑक्सीजन का यहाँ पे अधिकतम है प्रेशर। अब जो हम लोगों का ब्लड सप्लाई है वो आता है इसके किनारे पर चिपक जाता है आकर के, ऐसे नस है, ये नस है, मान लीजिए कि ये नस हम लोगों की है। अब इधर से आएगा ब्लड, इधर से आएगा ब्लड। ठीक है ना। तो इस ब्लड में क्या है, ये जो ब्लड आ रहा है आपका, इस ब्लड में क्या है, सबसे ज्यादा CO2 है। इस ब्लड में क्या है, CO2 है। अब ये CO2 इधर क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा, और ऑक्सीजन फेफड़े में क्या होगी, हायर होगी। और आप देखेंगे कि परासरण द्वारा हायर से किधर जाएगा, लोअर की तरफ जाएगा। और ये ऑक्सीजन यानी O2 किधर भाग के जाएगी, ब्लड में भाग के जाएगी। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये कहां भाग के जाएगा, फेफड़ा में भाग के जाएगा, CO2। अब जब CO2 इधर चला गया, क्योंकि CO2 ब्लड में क्या था, हायर था, अधिक था, और जो फेफड़ा था उसमें CO2 क्या था, कम था, और जो फेफड़ा था उसमें ऑक्सीजन क्या था, अधिक था, और हम लोगों के ब्लड में ऑक्सीजन क्या था, कम था। तो लेन देन हो गया। यानी यहां पर एक कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली गई, ब्लड से चली गई लंग्स में, और लंग्स के ऑक्सीजन कहां चली आई बाबू, ब्लड में चली आई। अब ये जो ब्लड होता है, अब सर्कुलेशन में इसको पढ़ेंगे कि ये जो ब्लड होता है, इस ब्लड को शुद्ध रक्त कहते हैं, इसे शुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि वैसा ब्लड जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रतिशत अधिक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कम होता है। तो जिस रक्त में यानी जिस खून में, जिस रुधिर में, जिस लहू में, जिस ब्लड में ऑक्सीजन का रेशियो अधिक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो कम होता है, ऑक्सीजन अधिक होने के कारण उसको शुद्ध रक्त कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं। उसी ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसी ब्लड को क्या कहते हैं बाबू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और जौना खून में, जिस रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अधिक होता है, अधिक मतलब हायर लिख रहे हैं ना, हायर को H से दिखा रहे हैं, और उसमें O2 लो होता है, लो मतलब कम होता है। तो जिस रक्त में CO2 हायर होता है, ठीक है ना, अधिक होता है, और O2 कम होता है, इस खून को डीऑक्सीजिनेटेड कहते हैं, डीऑक्सीजिनेटेड कहते हैं। इसी डीऑक्सीजिनेटेड को कार्बोक्सीजिनेटेड कहते हैं, कार्बोक्सीजिनेटेड कहते हैं। और कार्बोक्सीजिनेटेड हो चाहे डीकार्बोक्सीजिनेटेड हो या डीऑक्सीजिनेटेड हो, इन दोनों का मतलब होता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं बाबू, जिसमें CO2 क्या होता है, अधिक होता है, और O2 क्या होता है, कम होता है, उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त आपको समझ आ गया। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है, जिस ब्लड में CO2 अधिक और ऑक्सीजन कम होती है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, और जिसमें O2 अधिक होती है, जिसमें O2 अधिक होती है और CO2 कम होती है, उसे क्या रक्त कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं।
ठीक है ना। और जो हम लोगों का फेफड़ा का एल्वियोली होता है उसी से सटा हुआ वही के रगरत कहा जाएगा, ब्लड वेसल्स जाएगी, और ब्लड वेसल्स जब उसको टच करते हुए जाएगी तो क्या करेगी कि जो फेफड़ा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देगी, अब बदले में ऑक्सीजन मांग लेगी, यानी गैसियस एक्सचेंज हो जाता है वहीं पे। तो जब गैसवा एक्सचेंज हो जाएगा, बदल जाएगा ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेचारा फेफड़ा में चला जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चला जाएगा। बट डायाफ्राम नीचवा से मारी एक मुक्का कस के बस ई पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में भरा वो चल जाए नाक मुंह में बहरे, और जैसे ही बहरे चल जाए तो तुम्हारा फेफड़ा हो जाए खाली, और जब फेफड़ा खाली हो गल यानी डायाफ्राम चपले पूरा ऊपर के, तो ई बेचारा भाग गल बहरे, और जब बहरे भागल तो फेफड़ा सिकुड़ के एकदम प्लास्टिक भयल। तो अब होता क्या है कि जब आपका डायाफ्राम नीचे जाएगा तो फेफड़ा का आयतन बढ़ जाएगा, जब डायाफ्राम नीचे जाएगा और फेफड़े का आयतन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक नाक के माध्यम से ऑक्सीजन आपके फेफड़े में पुनः चली जाती है। ये समझ में आ रहा है कि जब फेफड़ा सिकुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन किधर निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है ना। यानी ऑक्सीजन का मतलब कि वो गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो यूजेज गैस है, और उसके बाद जब फेफड़ा डायाफ्राम नीचे जाएगा तो फेफड़े का आयतन बढ़ जाएगा, जब फेफड़े का आयतन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो आपके नाक के माध्यम से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में चला आता है। अब एक चीज समझिएगा कि जो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो होता क्या है, ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। ध्यान से बाबू 2 मिनट समझिएगा। जैसे होता क्या कि इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन यानी O2 जब आपके नाक में जाती है, नोज में, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं सांस लेना या ब्रीथिंग। जब बाहर से हवा आपके नाक में जाएगी और नाक से कहां जाएगी, आपके लंग्स में जाती है, फेफड़े में जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। और फेफड़े से हवा, ठीक है ना, आपके नोज से होते हुए कहा जाएगी, इन्वायरमेंट में जाएगी, यानी कहा जाएगा CO2, तो इसको कहते हैं सांस छोड़ना। तो सांस लेना और सांस छोड़ना क्या हो गया, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन अंग्रेजी में इसको कहते हैं। इन्वायरमेंट से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन आएगी, इसको कहते हैं सांस लेना, इनहेलेशन। और जो नीचवा से यानी फेफड़वा से जो हवा बहरवा भाग के जाए ओके कहा जाला एक्सहेलेशन, तो CO2 बाहर जाएगा। ये प्रक्रिया सांस लेना होता है। जो श्वसन हम लोग कहते हैं, तो जो श्वसन हम लोगों के शरीर में होता है वो श्वसन कैसे होता है, श्वसन होता है कि जो हम लोगों का, मान लीजिए, आप मानिएगा, बस जैसे ऐसे समझ लीजिएगा कि मान लीजिए कि हम लोगों का ये फेफड़ा है और इस फेफड़े में, यानी ये जो फेफड़ा हम लोगों का है, तो इस फेफड़े में जो एल्वियोली भरे हुए थे, इस तरह से जो एल्वियोली भरे हुए थे, तो इस एल्वियोली में क्या है, CO2 है, ठीक है ना। तो जो हम लोगों का ब्लड आता है, तो ब्लड जब आएगा तो इस ब्लड का जो CO2 है ये कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। अब फेफड़े का O2 कहाँ आएगा, आपके ब्लड में आएगा, ठीक है ना, ब्लड में आएगा। इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी बाह्य श्वसन इसको बोला जाता है। हिंदी में बाह्य श्वसन बोला जाता है, अंग्रेजी में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये ब्लड का होता है कि यही ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ जाता है, आपकी कोशिका में जाता है। तो जब यही ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, आपके कोशिका में जाएगा। अब मान लीजिए कि आपकी कोशिका है और ये बेचारा लेके आ गया कोशिका के किनारे, ऐसे समझ रहे ना, ऐसे किनारे आ गया, तो अब यही ऑक्सीजन यानी O2 अब जब कोशिका में आएगा तो कोशिका में क्या भरा है, CO2, क्योंकि एक पहले जो ऑक्सीजन लेके आया था उसमें रेस्पिरेशन के थ्रू निकला था। अब क्या होगा कि ये जो O2 है इसके अंदर जाएगा और जो CO2 है इसके बाहर जाएगा, यानी जो ब्लड है वह ऑक्सीजन को कोशिका को दे देगा, ठीक है ना। तो जब ब्लड ऑक्सीजन कोशिका को दे देगा तो कोशिका बदले में कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगा, सेल्स को दे देगा, सॉरी इसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। तो इस प्रक्रिया को इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बाबू एक चीज समझना, एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है,
और अपनी भाषा में अगर सिंपली अगर आपको समझना हो तो जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन लंग्स से कहां जाती है, ब्लड में जाती है, ठीक है ना, और जो O2 होता है वो ब्लड में गया लंग्स से, चलिए पूरा लिख देते हैं, लंग्स, तो लंग्स से O2 कहां गया, ब्लड में गया, और ब्लड से जो CO2 होता है वो कहां गया, लंग्स में गया, ठीक है ना, कहां गया, CO2। तो जब ब्लड से CO2 लंग्स में गया और लंग्स का O2 ब्लड में गया, इस प्रक्रिया को कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, ठीक है ना, क्या कहते हैं बाबू, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। अब दूसरी बात, अब यहां समझिएगा दूसरा नीचे वाला, कि जो हम लोगों का ब्लड फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेके आया है कोशिका को बांटने के लिए, क्योंकि कोशिका को बांटेगा, ब्लड का काम होता है कि आपके शरीर में मिनरल्स, फूड मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करना, कचरा रिसीव करना, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना, खाना जो हम खाते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कुल मिला जुला के जैसे हम लोगों के एरिया में, जैसे हम लोगों की भौतिक जीवन में ऐसे देखे होंगे कि जैसे दुपहिया वाहन होता है, चार पहिया वाहन होता है, हवाई जहाज होता है, ट्रेन होता है, मालगाड़ी होती है, ऑटो होता है, मैजिक होता है, ट्रक होता है, तो ये सब क्या करते हैं कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो इनको हम माध्यम कहते हैं, समझ पा रहे हैं ना, इसको हम माध्यम या मीडियम कहते हैं। जैसे ऑटो है उसमें आप बैठ गए, तो आप बैठे हैं, ऑटो उठा के ले जाके कहेगा कहीं किसी मार्केट में आपको छोड़ देगा, तो ऑटो क्या है, एक माध्यम है, ठीक है ना, और आप क्या उसमें एक वस्तु की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह बैठे थे और गए अपने स्थान पर उतर गए। तो आपके शरीर में ब्लड हमेशा घूमता रहता है और उसका काम होता है कि कहीं का मटेरियल कहीं उठा के फेंक देगा, कहीं का उठा के कहीं फेंक देगा, और देखेगा कि कचरा है वो उठा के दूसरी ओर फेंक देगा, देखेगा सही चीज है उसको तो बांट देगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में छोड़ा और ऑक्सीजन को लिया है तो ये कोशिका में देगा, कोशिका में देगा, तो कोशिका में देने से क्या फायदा है, कोशिका में भैया देगा तो कोशिका में हम लोगों का मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो वहीं पर एटीपी बनेगी, तो एटीपी के लिए ऑक्सीजन देगा यहां पर, ताकि कोशिका जब श्वसन क्रिया करेगी, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिएगा कि जब हम लोगों के ब्लड, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ब्लड मतलब खून, खून से यानी ब्लड से, जब ब्लड से ऑक्सीजन यानी O2 कहां जाती है, सेल में जाती है, ठीक है बाबू ना, ब्लड से ऑक्सीजन कहां जाएगी बाबू, सेल में जाएगी, और सेल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहां जाएगी, आपके ब्लड में जाएगी। तो सेल का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड से ऑक्सीजन जाएगा सेल में और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, ब्लड में। इस प्रक्रिया को इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं, इस प्रक्रिया को इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा अगर आपको दिक्कत हो रही है, हो सकता है कि आपको अगर ये ना समझ में आया हो तो आप एक लाइन में इसको ऐसे समझ लीजिएगा बाबू, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल तरीके से समझिएगा, ठीक है ना, एकदम घबराइएगा नहीं। देखिएगा, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, इन्वायरमेंट, ठीक है ना, ऑक्सीजन कहां जाएगी, आपके लंग्स में जाएगी, इसको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेना। जब हवा इन्वायरमेंट से कहां जाएगी, लंग्स में, तो इसको क्या कहेंगे, सांस लेना कहते हैं। जब लंग्स से कहां जाएगा बाबू, ब्लड में जाएगा, तो अब लंग्स से कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा, यहां से कहां जा रहा है, इन्वायरमेंट से कहां जा रहा है, लंग्स में, तो इसको सांस लेना कहते हैं। लंग्स से कहां जाएगा, ब्लड में, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, ठीक है ना, लंग्स से कहां जाएगा, ब्लड में, तो इसको कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। अब क्या होता है, जो ब्लड में पहुंचा तो फिर ब्लड है, ठीक है ना, तो ब्लड से कहां जाएगा, आपके सेल में जाएगा, तो ब्लड से जब सेल में जाएगा तो इसको कहेंगे इंटरनल रेस्पायरेशन, ठीक है ना। और सेल से, जो सेल होती है, इस सेल में, सेल से कहां जाएगा,
माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। यहीं पे होता है सेलुलर रेस्पाइरेशन, ये प्रक्रिया दोनों लगभग मिलाकर के यही होता है, ठीक है ना, ये होता है। अब होता है सेलुलर रेस्पायरेशन। अब सेलुलर इतना बाबू अगर समझ में आ गया हो बिल्कुल सिंपल ही, तो इसके आगे अगर इसको नोट करना है तो रोक के नोट कर लीजिए, और इसके आगे देखिएगा, ठीक है ना, मिटा देता है। अब इसके बाद देखिएगा इसमें एक चीज, जो हम लोगों के शरीर में जो रेस्पायरेशन हो रहा है, रेस्पायरेशन कैसे हो रहा है, हम लोग खाना खाते हैं, पेट में गया, पेट में से छोटी आंत में गया, छोटी आंत में से कहां गया, ब्लड में गया, अगली पिछली वाली वीडियो में बताए थे, ब्लड में गया, अब ब्लड से कोशिका में जाता है, ठीक है ना। तो हम लोगों का फूड मटेरियल, जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो ग्लूकोज मोनोमर उसका होता है, मोनोसैकेराइड, अगर वसा होगी तो उसका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, अगर प्रोटीन होगा तो उसका एमिनो एसिड होता है। तो ये सब आपके कहां जाएंगे, सेल में जाएंगे। किसके माध्यम से जाते हैं, ब्लड के माध्यम से जाते हैं। तो बाबू ये समझना कि जैसे मान लीजिए कि C6H12O6 अब प्लस ऑक्सीजन गई 6O2, अब ये मिल करके बना देंगे 6CO2 और प्लस 6H2O और प्लस 36 ATP बना देंगे। समझ पा रहे हैं? अब क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये हो गया 6 कार्बन, इधर भी हो गया 6 कार्बन, समझ रहे हैं, 6 कार्बन यहाँ पे, 6 कार्बन यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे और 6 दूना के 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 दूनी के 12, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 18 हो गया। तो 6 दूनी के 12 ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 36 ATP निकलता है, 36 ATP निकलता है। और ये सेलुलर रेस्पायरेशन का सिंपल प्रोसेस होता है, ये सेलुलर रेस्पायरेशन का सिंपल प्रोसेस होता है। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक होती है, ऑक्सीजन आवश्यक होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है ना। तो जब हम कोई फूड मटेरियल खाते हैं और जब हमारे शरीर में जाता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज आप खा रहे हैं और आपके शरीर में जा रहा है फटाक फटाक, तो वो होता क्या है कि एरोबिक, अनएरोबिक, और एक होता कि हम लोगों की बॉडी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मसल्स में कभी कभी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज डायरेक्ट टूट जाता है तो लैक्टिक एसिड बना देता है। और वही लैक्टिक एसिड जो होती है वो आपके शरीर में दर्द उत्पन्न करती है, जिसको कहते हैं कि कोनो अगर मान लीजिए कि लेहना कबो नहीं बाल रहे हैं, चाहे कबो दौड़ नहीं रहे हैं, चाहे कबो फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, चाहे कभी खेत में काम नहीं कर रहे हैं, और होता क्या कि अचानक आपको खेत में काम करना पड़ जाए ना, तो जब खेत में आप काम करेंगे तो खेत में काम करने की वजह से क्या होगा, अब पखुरा आपका पूरा दर्द करेगा, चाहे जांग पर दर्द करेगा, चाहे मान लीजिए कि आपका बॉडी का हिस्सा हुआ जो फिजिकल वर्क में यूज हुआ है, अब वो दर्द करेगा तो उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है। जो ग्लूकोज होता है वो डायरेक्ट टूट करके लैक्टिक एसिड बना देता है, और जब लैक्टिक एसिड बना देगा तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा कम निकलेगी और साथ में एसिड बन गई, और वह एसिड जो होती है वो आपके शरीर में पीड़ा उत्पन्न करती है, दर्द उत्पन्न करती है। तो होता क्या कि आदमी क्या करता है, तो तनी दबा देता है। जब ऐसे ऐसे आप दबाएंगे उसको तो उसमें क्या होता है कि कोशिका का जो लैक्टिक एसिड होता है वो धीरे 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 कुल कोशिका में तनी तनी फैल जाए, और जब कुल में तनी तनी फैल जाए तो तनी आराम मिलेला। कारण क्या है कि जो कंसंट्रेशन होता है उसका वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और जब कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है यानी कुल कोशिका में फैल गल। अब मान ला 10 गो कोशिका मारे एसिड ले ले रहा, और वह एसिडिया दबा देले से तनी तनी कुलइन में फैल गल, तो एसिड की मात्रा जब कोशिका में कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और देख करके नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करना होगा तो ठीक है। तो ऐसे समझना बाबू कि जो भी चीज हम जैसे ग्लूकोज खा रहे हैं या खाना जो इंटेक कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज है, ठीक है ना, ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये होता है C6H12O6। अब ये एरोबिक रेस्पायरेशन होगा तो भी, अनएरोबिक रेस्पायरेशन होगा तो भी, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा तो भी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होगा तो भी। ये पहला काम क्या होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है बाबू, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स
फॉर्म टू 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। और जब ये ग्लूकोज अणु 2 पायरुविक एसिड के अणु बनाता है तब इसमें से श्वसन होता है कौन सा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक ना। यानी ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है। तो जब ऑक्सीजन यूज होगी, इसमें ऑक्सीजन यूज होगी तो ई बनाएगा, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, ठीक है ना। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, ठीक है ना। तो जब CO2 बनाएगा और क्या बनाएगा, इसके पहले लिखे थे CO2 बनाया, फिर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, पानी बनाएगा, फिर क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जब जिस इक्वेशन में यानी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होती है उसमें क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है। क्या क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। क्या बनती है बाबू, ऊर्जा बनती है। समझ में आ रहा है। और एक इक्वेशन ये होता है कि अगर कभी कभी हम लोगों के शरीर में कभी हम लोग फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, अगर कभी फिजिकल वर्क कर दिया मतलब काम कर दिया, मेहनत घरे कर दिया, मतलब कोन खन दिया, चाहे दौड़ दिया, चाहे लेहना होना बाल दिया, ऐसा काम जिसमें शरीर पे भार पड़ा हो, मेहनत हुई हो, पैरों पे बल पड़ा हो, हाथों में बल पड़ा हो। अब जब बल पड़ा हो, कब्बों का कोशिका काम नहीं की है, तो आपकी कोशिका जब कब्बों का काम नहीं की है तो कोशिका को आदत थी नहीं कि आप तुम मेहनत करे लगबा इतनी। और जब तू ढेर मेहनत करे लगबा तो अब कोशिका को अचानक ही पता चलता कि अरे इतनी काम काहे करे लगल। अब वो अचानक घबरा जाती है पूरी कोशिका। अब घबरा जाएगी तो कहेगी जा करत हवा तो समझा। अब उसमें क्या होगा बाबू ने कि आपका जो ग्लूकोज है वो बिना ऑक्सीजन का टूट जाएगा। जब बिना ऑक्सीजन का ये टूटेगा यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड डायरेक्ट टूटेगी तो क्या क्या बनाएगा बाबू, लैक्टिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। और क्या बनाएगा बाबू, ऊर्जा बनाएगा, ठीक है ना। अब यह लैक्टिक एसिड है, याद रखिया कि अगर कबो दौड़ले के बाद, कबो लेहना बलले के बाद, कबो खेत में काम कैले के बाद, कबो कटिया कैले के बाद, कबो देह में ऐसा काम जो फिजिकल वर्क हुआ हो वो कैले के बाद अगर तुहार देह दुखा तो समझा कि शरीर में तोरे का हो गई, लैक्टिक एसिड हो गई। और लैक्टिक एसिड काहे बल बाबू, कारण कि रोज काम तो ना करत रहला, अब एक दिन काम कैला, अब एक दिन काम करबा तो तुहार कोशिका उके अंदाजा न रहल कि कामो कर न गैला है आदमी बेकाम को थरा का। अब एक दिन तू काम कैला तो तोरे शरीर में मारे मारे लैक्टिक एसिड हो जाए, कारण कि ऑक्सीजन मिलता तो ये वाला रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन लेते तो ये वाला रेस्पिरेशन होता है। अब आप ऑक्सीजन ले रहे थे लेकिन ऑक्सीजन कोशिका में उतनी जा ही नहीं पा रही थी जितनी जरूरत थी। आप बहुत मेहनत कर रहे थे, कोशिका को उतना पता नहीं था कि ढेर मेहनत करी, तो अब उतना ऑक्सीजन ले नहीं पाता है, इसलिए आपका जो पायरुविक एसिड है डायरेक्ट टूट करके लैक्टिक एसिड बना देता है और ऊर्जा बना देता है। तो ये बहुत कम ऊर्जा निकलती है, यानी लगभग कितना एटीपी निकलता है बाबू, 2 एटीपी निकलता है। और यदि यही नॉर्मल सांस लेते हैं यानी कहते हैं कि 20 दिन दौड़ लेबा, 30 दिन दौड़ लेबा, 1 महीना 2 महीना दौड़ लेबा, जब फिजिकल वर्क हो जाई तो पैर ना दुखाई, तुम्हार पखुरा हाथ करिया कमर कुछ ना दुखाई। कारण का है, आदत हो जाए तोरे कोशिका के। जब तोरे कोशिका के आदत हो गई कि भैया रोज रोज काम करिए कि ऑक्सीजन खूब ढेर खदा, तो जब ढेर खा ऑक्सीजन देंगे तो वैसे ही दिक्कत ना होगी। तो समझ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपका जो पायरुविक एसिड है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाएगा और क्या बना देगा, एनर्जी दे देगा। यहाँ पे कौन कितनी एनर्जी निकलती है, 38 एटीपी। अब बिना ऑक्सीजन का कितना निकलता है, 2 एटीपी। इसीलिए खूब काम करेंगे, एकदम थका जाएंगे, मुंह उबा के सांस लेने लगते हैं, हांफने लगते हैं, तो 2 एटीपी आपका निकलता है। और जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट समझ रहे हैं, ईस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं। ये जो खमीर होते हैं इसमें कीड़वन होता है, कीड़वन होता है। जब कीड़वन होता है बाबू ना, तो इस कीड़वन में जो फर्मेंटेशन अंग्रेजी में इसे बोलते हैं, तो फर्मेंटेशन होता है तो इथेनॉल बनता है। ब्रेड जो होता है, ब्रेड पकौड़ा जो आप खाते हैं उसका जो ब्रेडवा होता है, पौरोटिया, पौरोटी में यही ईस्ट यूज किया जाता है, समझ रहे ना। इसीलिए आपकी पौरोटी थोड़ी फूली फूली रहती है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब एक चीज बाबू समझ लेना, थोड़ा सा आपको लॉजिक ऐसे बता रहे हैं सिंपली, थोड़ा सा 2 मिनट और ध्यान दीजिएगा।
एक चीज ये समझना कि जैसे हम लोगों का फेफड़ा किसके लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए होता है, लेकिन कुछ महानुभाव बड़े सज्जन लोग गांव घर में परिवार में ऐसे होते हैं जिनको सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी ये सब लेने की आदत होती है। अब आप देखे होंगे कि जब ये सब मटेरियल लेंगे ना तो ये होता क्या कि इससे आपका मुंह का कैंसर हो सकता है, जीभ का कैंसर हो सकता है, आपके हार्ट का कैंसर हो सकता है, आपके लंग्स का कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आपका आघात हो सकता है, ये सब समस्याएं होती हैं। लेकिन हम और आप इस चीज को इग्नोर करते हैं, थोड़ा थोड़ा डेली आप टॉक्सिक सब्सटेंस लेते हैं, इसकी वजह से आपका फेफड़ा खराब हो सकता है, इसकी वजह से आपका हार्ट खराब हो सकता है, इसकी वजह से आपका टोटल जो बैलेंसी है वो खराब हो सकती है, आपका लीवर खराब हो सकता है। अब ये सभी चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, आपके हिसाब से भी नहीं लेना चाहिए। जो कंपनियां वाला बेचते हैं वो खोखवा पर लिखे रहते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है और जान के लिए यानी जानलेवा है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो लिखे रहते हैं फिर भी बेचते हैं। आपको पता है कि कैंसर हो सकता है फिर भी आप खाते हैं, ठीक है। तो जो एक कैंसर होता है, एक चीज और समझिएगा, जो तंबाकू होता है, जैसे गुटखा होता है, पान मसाला होता है, जितना भी उसमें वैरायटी आती है, पुकार होता है या कमला पसंद होता है या इलायची होती है, सब जो मटेरियल नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग किया जाता है नशे के लिए, इसमें क्या होता है कि निकोटीन होता है। निकोटीन तो मेन प्रावधान है उसका। निकोटीन के साथ 60 से अधिक प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस पान मसाला में होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो तंबाकू या पान मसाला खाया जाता है उसमें निकोटीन होता है और निकोटीन मूल पदार्थ होता है टॉक्सिक का। उसके अलावा उसमें लगभग 60 प्रकार के ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो आपके शरीर में जाकर के आपके जीभ का कैंसर का कारण बन सकता है और आपके बिल्कुल फेफड़े के कैंसर का कारण बन सकता है और आपके इसमें लीवर का कैंसर का कारण बन सकता है, आपके हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। और ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस लेने से आपका ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकोटीन होता है ये ब्लड में जाता है और ब्लड से जब आपके लंग्स में जाता है तो आपको लंग्स में, मैंने बोला था कि लंग्स में गोल गोल एल्वियोली होते हैं, गोल गोल एल्वियोली होता है और एल्वियोली में एक रासायनिक पदार्थ होता है टार, नाम सुना होगा, एक रासायनिक पदार्थ है टार। ये टार क्या होता है कि एल्वियोली में जमा हो जाता है। जब एल्वियोली में टार जमा हो जाता है बाबू ना, तो बाहर से CO2 को नहीं लेता या चाहे O2 को ये नहीं लेता है, CO2 भी नहीं लेता, ये O2 भी नहीं लेता, यानी ये फंक्शन लेस हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। और आप समझिए कि अगर कोई 10 साल 15 साल 20 साल से पुकार गुटखा खा रहा हो, नशीला पदार्थ ले रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, तंबाकू पी रहा हो, गांजा पी रहा हो, तो उसके शरीर की, उसके फेफड़े में क्या होता है कि टार जमा होने लगता है। जब टार जमा होने लगता है तो फेफड़े की एल्वियोली काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दमा होती है, दमे के मरीज हो जाते हैं, खांसी खूब आने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होती है तो सांस फूलने लगती है और ऐसे पर्सन को लंग्स का कैंसर सबसे ज्यादा होता है। भारत में सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है, इसमें गुटखा, पान, पुकार, मसाला खाने से भारत में सबसे ज्यादा मुख का कैंसर होता है। इसलिए आपको मेरे वीडियो के माध्यम से भी ये सलाह कि आपके परिवार घर में अगर कोई इस तरह का नशीला पदार्थ लेता हो तो प्लीज उससे रिक्वेस्ट करिएगा कि भैया, चाचा, पापा, दादा, आप इस तरह के सेवन कम से कम करें और अगर हो सके तो ना करें तो सही है। और कभी कभी ऐसा होता कि परिवार के कोई ऐसे जन होते हैं जो बेचारे क्या करते हैं कि आप बगल में बैठे रहेंगे, वही जब बीड़ी पीना शुरू कर देंगे, वही जो सिगरेट पीना शुरू कर देंगे और सिगरेट पी करके वो क्या करते हैं कि धुआं नाक से निकाल देते हैं। अब होता क्या कि हम लोगों के नाक में पतले पतले बाल होते हैं। अब ये बाल जो होता है ये डस्ट को, धूल को, गर्दा मिट्टी को, किसी भी तरह के मटेरियल को आपके फेफड़े में जाने से रोकता है। और जब आप बार बार धुआं लेते रहेंगे तो बार बार जब नाक से धुआं निकालेंगे तो बाल जो होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब नाक का जो रोम होता है वो धीरे धीरे जब खत्म हो जाता है तो आपके नाक में रोम ना होने के कारण कोई फिल्टर पेपर नहीं रहता वो। अब सीधा क्या होता है कि कोनो सांस लेंगे पूरा डस्ट आपकी बॉडी में चला जाता है और डस्ट आपकी बॉडी में चला जाएगा तो लंग्स कैंसर होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो के माध्यम से भी, आप समझदार भी हैं कि कम से कम सेवन करें नशीले पदार्थों का, हो सके तो संभवतः न करें, बहुत कोई तारीफ का मामला नहीं है,
ठीक है। तो बाबू अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, अगर सच में लगता हो कि सीखने लायक मटेरियल हम आपको देते हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और पढ़िए। हो सकता है तो अपने दोस्त को भी बताइए, और लाइक और कमेंट्स और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आपको मिलेंगे तो बताएंगे कि हम लोगों के शरीर में हार्ट सर्कुलेशन यानी सर्कुलेशन कैसे होता है, खून इधर उधर कैसे भागता है। एक चीज ये भी बता दे बाबू कि हम लोगों के फेफड़े में जो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन फेफड़े से ब्लड में जाता है और ब्लड से कोशिका में सेकंड नहीं लगते पहुंच जाता है। यदि आपके शरीर में ब्लड नहीं रहता तो हम लोगों के फेफड़े से घुटने के जो नीचे जो आपका फिंगर है, क्या बोलते हैं, अंगूठा, तो आपके फेफड़े से अंगूठे तक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स पराशरण दाब की वजह से जाने में 3 साल लगता है। अच्छा, नहीं समझे आप इस चीज को, इस तरह से समझिएगा। जैसे आपका फेफड़ा है, मान लीजिए कि जैसे आपका ये फेफड़ा है, और इस फेफड़े से जो ऑक्सीजन होती है ये ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में घूम जाता है, ठीक है। तो पूरे शरीर में घूम गया। अब ये पूरे शरीर में बाबू घूम जाता है तो इसको 1-2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। लेकिन अगर मान लीजिए कि ब्लड नहीं रहता और आपका ऑक्सीजन एक कोशिका को पार करता, फिर दूसरी कोशिका को पार करता, फिर तीसरी कोशिका को पार करता, फिर चौथी कोशिका को पार करता, और फेफड़े से अंगूठे तक यानी पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन को जाने में कितने साल लगते बाबू? 3 साल लगता है। तो इसलिए अपने ब्लड को यानी अपने शरीर के जो पेट्रोल है उसको शुक्रिया अदा करिए कि पेट्रोल इतना बढ़िया है कि आपके फेफड़े से ऑक्सीजन को अंगूठे तक सेकंड में पहुंचा देता है। अगर ये पेट्रोल ना रहता, मतलब खून शरीर में ना रहता, तो फेफड़े से ऑक्सीजन अंगूठे तक जाने में कितने साल लग जाते? 3 साल लग जाते। इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं बाबू। अगली वीडियो मिलेंगे ब्लड सर्कुलेशन के साथ। तब तक आप चैनल पे वीडियो अभी सभी देखते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। शुभ रात्रि, जय हिंद।